गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये आज आप लोगों को पैनेशिया बैच जो चल रहा है उसकी सीरीज़ तो जो हमारी चल रही है वो चल ही रही है। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो क्लास जो है वो दे रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को डेमो पहले देखते हैं, चाहे को वो क्लास को देखना रहता है भाई। अब लगता है कि हो सकता है लोग यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, अपने बैचेस में अच्छा ना पढ़ाते हो। तो ये मेरी अभी लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास को का रिकॉर्डेड वर्जन जो है, वैसे मैं अपनी लाइव क्लासेस जो मेरी पेड बैचेस की लाइव क्लासेस होती है वो इस पे मैं यूट्यूब पे नहीं चलाती हूँ, लेकिन ये लाइव क्लास जो है वो मेरी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के सामने आएगी। ये जो भी आप ये एक तरीके से पाइनियर बैच का डेमो है। कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस का डेमो बहुत है, देखने के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो जो लोग अभी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इस समय जो तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए ये डेमो ही एक पायनियर बैच ही उनके लिए यूज़फुल रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक, मेरे को डेमो देना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 21 साल जिसको पढ़ाते हुए हो गए हों और जिसके यहाँ से इतने ज़्यादा लोग सिलेक्शंस लिए हों, तो एक ना डेमो जो होता है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि तो यूट्यूब पे। लेकिन वही है कि इतना लोगों को मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अविश्वसनीयता इतनी बढ़ रही है कि लोगों को लगता है कि हर किसी को पहले ट्राई एक टेस्टिंग जो है वो करके देखना ज़रूरी होता है। तो ये जो अभी आप देखेंगे हमारी लाइव क्लास ही है, और जो भी है आप ये मत सोचिएगा कि बना बना के बोल रही है, वो मेरा बिल्कुल नेचुरल रहता है। यूट्यूब पर तो फिर भी क्योंकि सामने लाइव नहीं चलता है तो मेरा अपना थोड़ा सा एक अलग वो रहता है, लेकिन ये मेरी लाइव क्लासेस है। मेरे स्टूडेंट्स जवाब क्वेश्चन में ये देख रहे हैं आप, पीछे एक पेपर दिख रहा होगा आपको। पेपर है, पेपर को किस तरीके से सॉल्व करवाया जाता है। 5 या 10 क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को डेमो के लिए, 5 या 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। उसके बाद में से क्लास को बंद कर दूंगी, अपनी क्लास आगे वो तो उस पर तो कंटिन्यूड रहेगी। तो दिस इज जस्ट अ डेमो ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है जी। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। सैटरडे का दिन है और पढ़ने का इनका मन करता नहीं है ना? हाँ। मैं कैसी हूँ? मैं तो बढ़िया ही हूँ। प्रणाम मैम, खुश रहो। कैसे पढ़ें? वाह क्या क्वेश्चन है, कैसे पढ़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है मुझे 50 साल तपस्या करने के बाद देना पड़ेगा कि कैसे पढ़ें। 3 साल से हम क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़े। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा इस पे तपस्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग 60 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। हाँ, अब दांत दिखा लो। साउंड नहीं आ रहा है? 14-15 अप्रैल को देना इसका जवाब। 14-15 अप्रैल को कौन सा पेपर हो रहा? पेपर की डेट तो मई आई है। अरे ये बताओ, मेरी आवाज साफ आ रही है तुम्हें? ठीक है। गुलाबी। हाँ चला, बदतमीजी। क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करना है ना? हाँ अब आ गई। ठीक है, वो देखा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मुझे इसका जवाब जो है वो देना। इन अ राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट कॉज अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड फनीम, ग्राफीम, मॉर्फीम, जर्गन। नहीं नहीं, यहां बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया जा रहा है
और सारे जवाब गलत है, ए भी गलत है और सी भी गलत है। तो गीता ने सोचा फिर बी ही होगा, तो इसका जवाब जो है वो बी ही है। और मैं आपको ये चारों के बारे में बताना चाहूंगी कि ये क्या है, जिससे कि ये वन वर्ड में पूछ भी लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अब जो मैं आप लोगों को बताऊं, एक फटाफट नोट कर लेना भाई, कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे। देखो भाई, सबसे पहले यहां से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फोनीम से। जो है फनीम, जो है फनीम क्या होता है, ये साउंड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड फनीम। फोनो मीन्स होता है साउंड। उसके बाद है हमारा ग्राफीम। ग्राफी मतलब लिखना, तो ग्राफीम का मतलब होता है काइंड ऑफ सिंबल, अ काइंड ऑफ सिंबल that represents a sound, that represents a sound। ठीक है, उसके बाद है आपका मॉर्फीम। मॉर्फीम का मतलब होता है that is smallest unit of meaning in a word। भैया देखो, सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक है, क्वेश्चन गलत होने पर मैम मन दुखी हो जाता है। मन दुखी करने, यहाँ क्वेश्चन गलत हो भी रहा है, कोई बात नहीं, उनको इस तरीके से करो कि बाद में ना हो। देखो, फनीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। एक वर्ड में जितना साउंड आता है, स अ उ न ड, वो सारे फनीम्स हैं। अब ग्राफीम का मतलब होता है जो सिंबल्स होते हैं, जो हम लिखने में सिंबल यूज करते हैं ना, यानी कि जो लेटर्स यूज करते हैं, सिंबल, अ काइंड ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, एस स, तो वो जो है ना, दैट इज ग्राफीम। और मॉर्फीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड। जैसे अगर आप डॉग लिख रहे हो तो ये फ्री मॉर्फीम है, अपने आप में इसका एक मीनिंग है। अब डॉग में जो साउंड आ रहा है ना, डॉग, ड अ ग, ये आपका फनीम है। और जो आप लिखते हैं सिंबल, वो दैट इज ग्राफीम। ये है तीनों का मीनिंग, फनीम, ग्राफीम एंड मॉर्फीम। आई होप कि आगे आप इसे भूलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिला है कि भाई फनीम्स क्या होते हैं, ग्राफीम्स क्या होते हैं और मॉर्फीम्स क्या होते हैं, और जैर्गन्स होते हैं टेक्निकल वर्ड्स। जैर्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। ये जो जैर्गन है, लो भैया चौथा भी ले लो, दैट इज जैर्गन। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हर उसके फील्ड के अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उन्हें जैर्गन्स कहा जाता है। लो भैया, जैसे एग्जाम्पल जागरण का जागरण का नहीं है, जैर्गन है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बिल्कुल दूंगी। और देखो, जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं ना एसओएस, एसओएस यूज करते हैं ना, एसओएस, सेव योर सोल, तो वो क्या है, वो जैर्गन है, वो किसी भी प्रोफेशन में जो यूज किया जाता है। और एक डॉक्टर्स वो यूज नहीं कर बनाते, वो अपना एक सिंबल सा बनाते हैं, है ना। तो हाँ, आरएक्स में जो है ना, जो है कि भी भगवान तुम्हें ठीक करे, तो वो जो है आरएक्स बनाते हैं। तो डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, ये सारे के सारे जैर्गन्स होते हैं। डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इसके अलावा जो प्लम्बर्स यूज करते हैं, जो भी है उसे कहा जाता है। हाँ जी, जैसे जैसे आपसे पढ़ने लगी हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है मैडम। हाँ, थोड़ी देर में गाना भी गाना, कॉन्फिडेंट होने लगी हूँ जब से तुमसे पढ़ी हूँ, और मैं दांत दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए आपके, ये नोट कर लिया भाई, ये नोट हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हो गया, इसका आंसर ग्राफीम हो गया। यही तो जादू है मैडम का। अब इस पे भी गाना सुना दूंगी मैं, बहुत आजकल गवैयन हो रखी हूं मैं आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्ड्स कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट इरेगुलर लाइंस, नो राइम पैटर्न, रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर, और डिपेंडेंस इन द इफेक्टिव एंड मोर इंटेंस। सही बात है, देखो शॉर्ट इरेगुलर लाइंस होती हैं, राइम पैटर्न नहीं होता, यहां तक सही है।
मोर यूज है भैया, अगर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाएगी तो ब्लैंक वर्ड्स नहीं हो जाएगी, इसीलिए ये फ्री वर्ड्स का एग्जाम्पल नहीं है। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। और भैया सुजाता सिंह जी, आपसे स्पेशली कह रही हूं कि आप जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लें, कूद के जवाब ना दें। मैं आपको पहले भी ये चीज समझा चुकी हूँ और अब आप, मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं पा रही हैं मेरी बात को। Which of the following terms is applied to a character type or plot pattern or description which recurs frequently in literature and is thought to evoke profound emotional responses in the reader by evoking an image already existing in his unconscious mind? Myth, Oedipus complex, archetype, anagnorisis. देखो भैया, एक ऐसा कौन सा कैरेक्टर या प्लॉट पैटर्न होता है जो लगातार लिटरेचर में आता है और आप से एक विशेष प्रकार के इमोशंस जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जब भी आप इस कैरेक्टर का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में वही फीलिंग्स आती हैं। जैसे अगर किसी को कहो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप क्या कहोगे? डिसीजन नहीं है, मैं वो नहीं लूंगी। डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या कहेंगे? यार कतई हेमलेट है ना, कि यार मेरी कंडीशन हेमलेट जैसी हो रही है। तो जिसने लिटरेचर पढ़ रखा है उसको पता है हेमलेट। अब कहेंगे ये इतना ज्यादा कर्जा जो है ना, कर्ज पे ब्याज इतना वसूलता है, शाइलॉक है, पूरा शाइलॉक। ठीक है, लिटरेरी एग्जाम्पल है। तो वो क्या हो गया? दैट इज शाइलॉक का है, तो वो आर्क टाइप है, एक इमेज आ जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि रोमियो की इमेज है तो रोमियो तो रोमियो के में एक इमेज। वैसे रोमियो को तो ना बेकार में बेचारे को बदनाम करा गया है ना, रोमियो जो है वो उसमें। तो ये जैसे आर्क टाइप कहते हैं। और अगर हम मूवीज वगैरह में लेते हैं तो जैसे जो कैरेक्टर्स हैं कि जो है ना, बेसिकली पहले हुआ है ललिता पवार एंड ऑल दैट, शशिकला। तो वो जो कैरेक्टर्स है ना, उनके साथ ही जो ये कैरेक्टर्स आते थे जिन्हें बेसिकली जो वो इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी कुछ फीलिंग्स जुड़ी होती है, उन्हें आर्क टाइप कहते हैं। आर्क टाइप का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो एग्जाम्पल बन जाता है जिसके बेसिस पे अन्य कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। डॉन को एग्जॉटिक आइडिया, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका आर्क टाइप। यहां तक आप बात समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। अब जरा ये देख लो भैया, पढ़ लो। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। व्हाई आर यू लेट? गुड इवनिंग इंदू एंड श्वेता, तुम बहुत लेट हो, चलो बाहर जाकर चक्कर काट कराओ और जो है फिर उसके बाद आ रहा क्लास में। गलत बात, लेट नहीं आते हैं क्लास में। 2 घंटे की क्लास छूट गई है। She said, I'm sorry, I'm not able to submit those papers. She said she was sorry, she is not. ऊपर वाला सही नहीं है क्योंकि is आ रहा है। She was sorry, will फिर गलत आ रहा है। She apologized for not being able to submit those papers, सही जवाब है। She क्यों आया? क्योंकि इसमें पास्ट में केवल यही एक सेंटेंस था, She apologized for not being able to submit those papers, है ना। डी में, बाकी सब में क्या हो रहा है कि जो पास्ट में वर्ब को चेंज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, हाँ। An underhand device resorted to in order to justify misconduct. And क्या है जी? An underhand device resorted in order to justify misconduct. ये क्वेश्चन में बी बताया मैंने। क्या बी था इसका? क्या मैंने इसका आंसर बी दिया था? सी दिया था? क्या दिया था? क्या जवाब दिया था इसका बताओ? बी दिया था। अंडरहैंड डिवाइस, देखो भाई इसमें एक ये है, एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। एक स्पेशल, देखो मैनेवर का मतलब होता है अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर, है ना। देखो है ना, ए मूवमेंट दैट नीड्स स्पेशल केयर। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड, किसी गलत काम को सही ठहराना तो उसके लिए एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता होगी। वैसे एक मैं आपको इसमें बताऊं तो यहाँ पर एक स्पेशल स्किल की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम इसमें बेसिकली अलग अलग वो वर्ड्स लेते हैं चालाकी से, मैनोवर का और सब्टरफ्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्टरफ्यूज? हाँ जी, तो भाई देखो आपको मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपको इसके देना भी चाह रही हूँ। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग,
है ना, डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग। उसके बाद दूसरा है आपका मैनेवर। तो मैनेवर का मतलब होता है दैट इज अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल, समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग, ट्रिक समबडी, कुछ हासिल करना, किसी को ठगने आदि के लिए चालाकी भरी हरकत, चालबाजी। चालबाजी को जो है वो एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजम का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजम को क्या होता है? स्ट्रैटेजम का मतलब होता है पहेली, है ना, पहेली से जो है वो लिया जाता है। स्ट्रैटेजम मतलब होता है दांव पेच चाल, दांव पेच चाल को बोला जाता है। तो भाई इनमें से आप, अगर हम तीनों का मीनिंग मैंने आपको बताया, तो तीनों में से कौन सा सही बैठता है? एन अंडरहैंड डिवाइस, भाई कोई अगर हम इसमें लेते हैं तो आप एक खुद ही देखो कि एक एक करके हम इसमें लेते हैं। तो मैनेवर का मतलब होता है किसी को ठगने आदि के लिए चालाकी भरी हरकत, चालबाजी को बोला जाता है। बेसिकली एन अंडरहैंड डिवाइस चालबाजी को बोलेंगे, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, है ना। तो इसके बाद नहीं नहीं सावधानी या कुशलता की अपेक्षा वाली प्रक्रिया भी होती है, निपुणता भी होता है। तो मैनेवर का अगर हम ये कहें तो मूव, मैनिपुलेट, गाइड, मैनिपुलेशन भी होता है भाई, इसका सिनोनिम मैनिपुलेशन भी होता है मैनेवर का, है ना भाई। इसका जो होता है भाई देखो, इस एक एक करके मैं आपको सबके, अब आप अपने आप बताना। इसका मतलब मैनिपुलेट करना भी होता है, स्पेशल जो है स्किल भी होता है, ठीक। और इसका जो है सब्टरफ्यूज का जो मीनिंग होता है वो होता है, सब्टरफ्यूज का दैट इज डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेवियर, डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेवियर। और ये है दैट इज चाल, चालबाजी। अब बताओ तीनों में से क्या होना चाहिए, बताओ दो। तब देखो भैया, इसमें जो है कि मैनिपुलेट करना, एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई, किसी के मिसकंडक्ट को वो करने के लिए क्या करा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली अगर इसको एक्चुअली इसका जो आंसर है ना, वो जो दिया गया था वो इसमें जब मैंने एक उसमें देखा था क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इसका आंसर ए दिया गया था। तो मैंने ये मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, तो मैंने जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से इसलिए ले लिया क्योंकि मैं आपको सही जवाब जो है वो बता पाऊं। इसका जो सही जवाब है वो मैनेवर ही है। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप किसी बात को, गलत बात को अगर आप सही साबित कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो? मैनिपुलेशंस कर रहे हो ना, मैनेवरिंग। एक स्पेशल, आप किसी की गलत बात को अगर सही जज कर रहे हो, सही प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके स्पेशल स्किल्स होंगे ना। आप अपनी भी गलत बात को अगर सही साबित करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। स्किल नहीं है तो भैया सही बात को भी सही आदमी सही साबित नहीं कर पाता, है ना। अगर आदमी, इंसान के अंदर स्किल नहीं है तो वो सही बात को भी साबित नहीं कर पाता, गलत बात को तो क्या ही सही साबित करेगा। तो मैनेवर का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, स्पेशल स्किल होना, तो यहाँ आंसर मैनेवर ही आएगा। तो स्किल यहाँ पर होगा। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेवियर, इफ समबडी बिहेव्स इन अ डिसऑनेस्ट वे। और स्ट्रैटेजम को पहेली, चाल, चालबाजी उसे कहा जाता है, कि स्ट्रैटेजम जो है वो चालबाजी को कहा जाता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी मैनेवर। तीनों के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, आप याद रखें। इंट्रीग का उलझना होता है, इंट्रीग होता है उलझा हुआ, ठीक है। और स्ट्रैटेजम होता है दांवपेच। दांवपेच को जो है वो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में होते हैं दांवपेच, चालें चली जाती हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजम, है ना। डी का भी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ। नहीं तो ये यहां पर हो गया। अब जरा ये वाला बताओ, सिनोनिम ऑफ स्टेल्थी 66। सिनोनिम ऑफ स्टेल्थी बिल्कुल है। अबे हाँ, अरे ओफो, ये एंटोनिम था, सिनोनिम हो गया ये एंटोनिम था, हो गया ये क्योंकि बाकी सारे दो जो है, स्टेल्थली का मतलब क्या होता है? चोरी से, चुपके से, है ना। ये एंटोनिम था। तो भाई अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर आप जो है यहां पर, ये एंटोनिम था, ये हो गया, ये गुप्त तरीके से किया गया, सिनोनिम दे रखा। भाई अब मैं आपको एक बात बताऊं, सिनोनिम तो इसके दो हैं,
दो सिनोनिम है, कोई बात नहीं, बदतमीज कहेंगे, लड़वा दे तू मुझे हैं। देखो भाई इसका जो है ना ये जो ये अगर हम इसका सिनोनिम लेते हैं तो सीक्रेटली भी और सरप्शियस, डन सीक्रेटली, तो ये तो दोनों ही हो गए। तो यहाँ पे तो बी और सी दोनों ही हो गया, बी और सी दोनों हो गया ना। मुझे मतलब था होना था वो एंटोनिम, हो गया वो सिनोनिम, तब तो बी सी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटोनिम कर देंगे, एंटोनिम ऑफ स्टेल्थी। तो स्टेल्थिली होगा, स्टेल्थिली का मतलब होता है सीक्रेटली, तो उसका ऑपोजिट चोरी से, चुपके से, गुप्त तरीके से और खुले में, तो उसका एंटोनिम होगा ओपन। तो ये तो दोनों इसके सिनोनिम है, सीक्रेटली एंड सरप्शियसली। सीक्रेट एंड सरप्शियस इसके दोनों जो हैं वो क्या है, ये इसके सिनोनिम है। काश ऐसे ही एग्जाम में कर ले क्या। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस, अक्विट कन्विक्ट, ग्रैंड ऑर्डिनरी, हम्बल हॉटी, डेसोलेट पर्कुलेट। इसका सही जवाब जो है वो हमारे स्टूडेंट ने कूद के दे दिया है कि इसका आंसर डी है, और जवाब सही भी दिया है, क्योंकि अक्विट का मतलब होता है गलती बरी हो जाना, कन्विक्ट मतलब गिल्टी प्रूव हो जाना, ग्रैंड शानदार, ऑर्डिनरी साधारण, हम्बल का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, हॉटी का मतलब होता है आम हॉटी नॉटी, हॉटी का मतलब यहाँ पर जो होता है बदतमीजो, गाना गवा लिया करो मुझसे तुम। हॉटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो यस बहुत प्राउड और बहुत ही ज्यादा, जैसे कहना चाहिए सुपरसीलियस टाइप है ना, तो प्राउड ही कुछ नहीं होता, एरोगेंट। और डेसोलेट का मतलब होता है, डेसोलेट का क्या मतलब होता है बाउलो, डेसोलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसोलेट? निर्जन, सुनसान। और उसका जो डेसोलेट का होगा वो निर्जन सुनसान होगा, तो भाई वो बसे हुए को लिए पॉपुलस यूज किया जाएगा। पर्कुलेट का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेन, छन्ना, जैसे छानते हैं, जैसे कि वाटर वॉज पर्कुलेटिंग थ्रू, जो है भाई पत्थरों से पर्कुलेट हो रहा था, तो पर्कुलेट का मतलब होता है छानना, छानने को बोलते हैं कपड़े से उससे, कि बेसिकली किसी द्रव्य को या उसको, तो पर्कुलेट मतलब होता है छानना, टू स्ट्रेन। तो ये ही इसका नहीं है, सही पार्ट इसका नहीं है। आई लव यू मैडम, मेरा प्रपोजल बदतमीजी, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो। चला, एंटोनिम ऑफ रैंकर, एंटोनिम ऑफ रैंकर, डिसलाइक, अवॉइडेबल, लाइकिंग। भैया एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। देखो रैंकर का मतलब होता है भयंकर नफरत, ठीक है। इस पवित्र हफ्ते में भयंकर नफरत की बात भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही पवित्र हफ्ता चल रहा है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो रैंकर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ हेट, तो उसे क्या कहा जाएगा, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बहुत ज्यादा किसी से नफरत करना, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, दैट इज रैंकर। और इसका ऑपोजिट होगा लाइकिंग, डिसलाइक, अवर्जन, ये दोनों का ये सिनोनिम्स ही हैं। अवर्जन का मतलब होता है बहुत ज्यादा घृणा करा, है मैम हमारा प्यार अब आप है मैम जी, ऐसा ना कहो। क्या करूं तुम्हारा मैं, है। विच पोएम अमंग द लूसी पोएम्स, है ना। आज अभी ठीक है, अभी बोलती हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ जरा, पहले 70 क्वेश्चन तक कर ले फिर बोलूंगी। विच पोएम अमंग द लूसी पोएम्स डजंट डायरेक्टली मेंशन लूसी, दैट इज बिल्कुल सही, अ स्लमर डिड माय स्पिरिट सील। इसमें लूसी को नाम से मेंशन नहीं किया गया है, बाकी की आपको पता है 5 लूसी पोएम्स हैं, इनमें से अ स्लमर डिड माय स्पिरिट सील, इसमें लूसी का नाम नहीं लिया गया, बाकी सब में लिया गया है, इसमें लूसी का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। अब लास्ट हम अपना ये लास्ट नहीं मतलब 10th क्वेश्चन आज का, द चीफ फोर हाँ द चीफ 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कि जब हम लिखते हैं कुछ तो उसके क्या क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड एक्सप्रेशन, समेशन, एक्सपोजिशन, एक्सटेंशन। देखो बच्चों, जब हम लिखने के ना चार जो हम कंपोज करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो उसमें ना अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
तो हम कहानी कहने वाले तरीके को, कहानी जब कहते हैं तो उसे नरेशन कहा जाता है। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करा जाता है तो उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन है। आर्ग्यूमेंटेशन जब हम अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं। और एक लास्ट जो कंपोजिशन में होता है दैट इज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन जो लास्ट होता है वो होता है एक्सपोजिशन। तो इसमें ये जो है भाई कंपोजिशन के 4 पार्ट्स हैं और इसमें ये है एक्सपोजिशन। अब ये कॉम्पोजिशन के 4 पार्ट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता भी देती हूं। देखिए एक्सपोजिशन जो होता है वो रीडर को इन्फॉर्म करता है। इट इन्फॉर्म्स द रीडर फैक्ट्स और एनालिसिस के माध्यम से। फैक्ट्स और एनालिसिस के माध्यम से वो रीडर को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कंपोज करना मतलब होता है किसी चीज को लिखना, कंपोज करना उसे कहा जाता है। तो एक्सपोजिशन में फैक्ट्स बताए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। अब बताओ भाई यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? वेरी गुड, तुम तो बहुत वैसे ही तुम बहुत होशियार हो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी होशियारी को देख के बहुत खुशी भी हो जाती है।